नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं गिल्डरलेन स्कूल में साइंस का विषय शिक्षक हूँ। और आज हम हमारे उपयोगी पदार्थ जो कक्षा 9वीं में पाठ 14 है, इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे और देखते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो आपके कुछ पुरानी बातों को याद कराएगा। ध्यान से देखिए इसे। शुभम, आ जाओ। साउंड मैं चालू कर देता हूँ। बैठो। नींद पूरी हुई? हाँ। तुमने अपने दांत साफ किए? क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मतलब? कल हमारे पाठशाला में हमारे मैडम ने और घर आने पर माँ ने मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं का अंतर समझाया। वर्ग में मैडम ने हमें बताया था कि पहले जमाने में ऐसा टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा। दांत साफ करने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते थे? छी, याद ही नहीं आ रहा। क्या उन्होंने दातुन कहा? क्या तुन? ये जो अभी तुमने कहा ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मैं तुम्हें बताऊं, पिछले जमाने के लोग नीम के तिनके, बबूल का दातुन, अनार का छिलका, राख, कोयले की पूर, इससे दांत साफ करते थे। मालूम है? तब टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। छी, राख, छिलका? अरे ये सब वस्तुएं प्राकृतिक हैं और उसमें मौजूद औषधि घटकों के कारण आजकल की पेस्ट जो काम करती है ना, वही होता था। लेकिन ये प्राकृतिक वस्तुएं कम समय के लिए टिकती है ना, इसीलिए बाद में रासायनिक प्रक्रिया की हुई टूथपेस्ट बाजार में आई, जो इस्तेमाल करने के लिए आसान और दांतों के लिए अच्छी भी थी। लेकिन यह पेस्ट किससे तैयार होती है? अरे इस पेस्ट के मुख्य घटक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इनसे दांतों पर जमी मैल निकल जाती है और वो उन्हें बनाती है और भी चमकदार। और हाँ, उसमें फ्लोराइड नाम का एक घटक होता है जो हमारे दांतों का क्षय नहीं होने देता। ये घटक दांतों के इनेमल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ। पहले चीन, रोम में हड्डियां और सीपी की पाउडर टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी ही पेस्ट 19वीं सदी में पहली बार बनाई गई थी। कितनी मजेदार बात है ये। शुभम, जिस तरह हम हर इतवार को एक प्रयोग करते हैं, उसी तरह आज भी हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है? हाँ। यहाँ पर एक बोतल में पानी भरा हुआ है। ये तेल है, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? अब हमें एक काम करना है, इस बोतल में ये थोड़ा तेल डालना है, ठीक है? चलो तुम डालो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। आराम से, आराम से। हाँ, करेक्ट, बस। छोड़ दो। अब इसे थोड़ा हिलाओ। अब इसे शांत होने दो, ठीक है? और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करो। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी शांत हो गया है और तेल वापस ऊपर तैरने लगा है। करेक्ट। अब हमें एक और चीज करनी है, ठीक है? अब ये जो साबुन पाउडर है, इसे हम उसमें डालेंगे, ठीक है?
चलो खोलो वो ढक्कन, इसमें थोड़ा मिलाना। करेक्ट। हाँ, अब बंद करो उसे। और उसे फिर से हिलाओ। रखो, शांत होने दो। ठीक तरह से उसका निरीक्षण करो। बता, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी और तेल का मिश्रण हो गया है और पानी का रंग भी बदल गया है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको हम अपने दैनिक जीवन से अगर रिलेट करें, संबंध इनका जोड़ें, तो हमें समझ में आता है कि पानी और तेल ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत प्रकृति के हैं और पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते। अगर तुम एक गिलास पानी लोगे, उसके अंदर तेल की कुछ बूंदे डालोगे, तो तुम्हें तेल ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा। व्यापक पैमाने पे देखें तो जैसे ऑयल सिंक्स हुए थे, यानी बहुत सारे समुद्री जहाज जो तेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक देश से दूसरे देश, उनका जब एक दुर्घटना हुई थी तो तेल चारों तरफ फैल गया था समुद्र पर, और जिसकी वजह से जलीय जो प्राणी हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा था। फिर हमने उसका जैव निराकरण किया। यहाँ समझो आप कि इस बॉटल में इस बच्चे ने क्या डाला, तेल के कुछ ड्रॉप्स डाले, और तेल और पानी मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसने उसी बॉटल में जब थोड़ा सा डिटर्जेंट यानी कि साबुन डाल दिया, तो पूरी तरह से ये चीजें मिक्स हो गई। अब बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज को रोज करते हो या आपके घर में रोज होता है? कैसे? मान लीजिए मैं किसी पार्टी में गया, मैंने खाना खाया, और खाना खाते समय तेल से बनी हुई भाजी या जो भी चीजें थी वो मेरे शर्ट पर गिर गई। अब मुझे इस शर्ट को साफ करना है, तो क्या पानी से साफ होगा? नहीं साफ होगा, क्योंकि तेल और पानी तो मिक्स होता ही नहीं है। तो तेल के इन दागों को छुड़ाने के लिए मैं किसका उपयोग करूंगा? ऐसे किसी सोल्यूशन का, ऐसे किसी विलियन का जिसके अंदर इन चीजों का मिश्रण हो। जैसे अब आप देख रहे हो कि इसमें पानी भी है, इसमें तेल भी है और इसमें डिटर्जेंट भी है। तो जब मैंने डिटर्जेंट मिला दिया तो ये चीजें अपने अंदर घुला मिला सकता है। तो वैसे ही जब ऐसे किसी विलियन का उपयोग मैं उस गंदी शर्ट पे करूंगा जिस पे तेल या कुछ दाग लगे हैं, तो उन दागों को निकालने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा। हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। करेक्ट। अब ये किस वजह से हुआ, तुम्हें क्या लगता है? इस साबुन पाउडर की वजह से। करेक्ट। साबुन के अणु जो होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और उनके दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। साबुन का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इसीलिए तेल के अणु जो पहले पानी में मिश्रित नहीं हुए थे, वो साबुन के कारण पानी में मिश्रित हुए और पानी का रंग बदला। समझ में आई बात? साबुन में अनेक प्रकार के पृष्ठभाग पर फैलने का गुणधर्म है। इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियता। हाँ, और इन पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। हाँ। देखो, हम सब नहाते हैं, बाल धोते हैं, तब क्या होता है? हम जब साबुन से नहाते हैं तब झाग होता है और हमारे शरीर पर जमी हुई मैल निकल जाती है। बालों को लगाया हुआ तेल भी निकल जाता है और वह स्वच्छ हो जाते हैं। अरे यही तो, झाग होना ही पृष्ठ सक्रियता का लक्षण है, समझे? फिर यही साबुन, शैम्पू मतलब अपमार्जक, समझे? पहले हमारे मम्मी पापा या फिर नाना नानी, दादा दादी रीठा शिकाकाई का इस्तेमाल बाल धोने के लिए करते थे। उससे भी बालों का मैल निकल जाता था। यह है प्राकृतिक अपमार्जक। ये पर्यावरण पूरक होते हैं और हानिकारक भी नहीं होते। लेकिन हम तो अब साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन इत्यादि इस्तेमाल करते हैं ना। अरे हाँ, लेकिन ये है मानव निर्मित अपमार्जक। ये ज्यादा समय के लिए टिकते हैं, प्रभावी होते हैं, इस्तेमाल के लिए भी अच्छे होते हैं और वो आसानी से मिल भी जाते हैं। अब उसमें भी नेचुरल, हर्बल, केमिकल ऐसे बहुत से प्रकार आ चुके हैं। क्या तुम्हें ये प्रयोग पसंद आया?
हाँ, ये प्रयोग तो बहुत अनोखा था। अब दादा, मैं नहाता हूँ और हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। ठीक है, जाओ। अब आपको भी कुछ चीजें पहचाननी है। कोलगेट पाउडर, पेस्ट, इनके घटक ढूंढिए और डिटर्जेंट पाउडर के घटक पहचानिए। अभी आपने देखा, कहा गया डिटर्जेंट पाउडर के घटक पहचानिए। आते हैं हम सीधा डिटर्जेंट पाउडर और साबुन पर ही। तो हमारे पाठ का नाम है हमारे उपयोगी पदार्थ। इसका एक भाग आप कर चुके हैं। इस पाठ में 3 घटक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण, रेडियो सक्रिय पदार्थ, दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ। हमें फोकस करना है कुछ महत्वपूर्ण लवण और रेडियो सक्रिय पदार्थ पर। आते हैं इस पे। तो पेज नंबर 154 पर दिया हुआ है कि कुछ केलासीय लवण। हमें 2 शब्द समझने पड़ेंगे कि केलास क्या होता है और लवण क्या होते हैं। इनमें से दोनों शब्द आपने सुने होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता होगा कि आपने अजीनोमोटो देखा होगा, जो कि चाइनीज में डाला जाता है चाइनीज बनाने के लिए, और उसी से उसका टेस्ट आता है। आपने शक्कर, जो खड़ी शक्कर होती है, वो आपने मार्केट से ली होगी, आपको पता है शक्कर कैसी हो। आपने हीरा देखा है। तो इन चीजों को मैं कहता हूं क्रिस्टलाइन, यानी कि केलास, यानी जिसका आकार निश्चित हो, ऐसे कण से बना हुआ कोई पदार्थ हो तो वो केलासी पदार्थ होगा। रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र, पदार्थ विज्ञान में क्रिस्टल उन ठोस पदार्थों को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, कोई कैसे भी नहीं लगा रहेगा। यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है। क्रिस्टलों तथा क्रिस्टल निर्माण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्रिस्टल की अथवा क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। लॉजी और ग्राफी, ये 2 शब्द आपको बार बार मिलेंगे हर जगह। तो लॉजी लग गया तो यानी उससे संबंधित विज्ञान है, और ग्राफी यानी उसी से संबंधित विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्रिस्टल क्या है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, अजीनोमोटो या फिर खड़ी शक्कर के कण जैसे आप देखते हो, चौकोन की तरह होते हैं, बॉक्स की तरह छोटे छोटे, तो उन सभी को मैं क्या कहता हूँ? क्रिस्टल, केलास। ये कुछ केलास के चित्र हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। इंसुलिन का क्रिस्टल दिया हुआ है, स्फटिक का क्रिस्टल दिया हुआ है, गैलियम का क्रिस्टल दिया हुआ है। इनका एक निश्चित आकार है। इसी का ठीक विपरीत शब्द होता है अमॉर्फस, यानी जिसका कोई आकार फिक्स नहीं हो। यहाँ पे आप इंसुलिन को स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि इंसुलिन में कैसे चौखट की तरह या लूडो की तरह छोटी छोटी रचनाएं हैं। तो इनको मैं क्या कहूंगा? क्रिस्टल। तो ये कुछ क्रिस्टल के उदाहरण थे। लवण क्या है बच्चों? लवण हम सभी के घरों में है। जैसे हम सबके घर में नमक यूज होता है, नमक एक प्रकार का लवण है। निर्मित की अगर हम बात करें कि लवण बनते कैसे हैं, तो एक चीज सूत्र की तरह आप याद रखिए कि सर, अम्ल और भस्म को अगर मैं मिलाऊंगा तो पानी और लवण बनेगा। अब यही चीज को मैंने यहाँ पर दिखाया है। सबसे नीचे की लाइन देखिए जहां लिखा है जैसे NaOH प्लस HCl दे रहा है आपको NaCl और H2। अब आपको पता होना चाहिए कि, मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, NaOH एक भस्म है, ठीक, और HCl एक अम्ल है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, आपको पता होगा 7 उदासीन है। 7 के पहले जो पीएच की वैल्यू है वो सब अम्ल में आती है, 7 के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो सब भस्म में आती हैं। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन, मैं लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां मैं कह रहा हूं प्लस क्योंकि H है, और यहाँ पे OH है तो मतलब माइनस। तो H प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन की जो शक्ति होती है वह उस विलयन की अम्लीयता या भस्मिकता को दर्शाती है। भस्म को क्षार भी तुम कह सकते हो। तो तुम देखो, यहाँ पर ये अम्ल है और ये भस्म है, इन दोनों का संयोग किया गया तो यहाँ पर बना लवण। NaCl क्या है? लवण। और क्या बना? पानी। तो अगर भविष्य में किसी ने आपसे पूछा कि लवण क्या है, लवण कैसे बनते हैं, एक इसका उदाहरण दो, तुमको तुरंत बता देना है मेरे घर पे नमक है, वो एक प्रकार का लवण है। कैसे बना? सर, एक अम्ल और एक भस्म को हमने क्रिया कराई आपस में, जिसकी वजह से लवण और पानी बना। उदाहरण के लिए बता देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इन दोनों को हमने जोड़ा जिसकी वजह से NaCl नाम का हमें लवण मिला। ऐसे बहुत सारे लवण होते हैं। तुम जानते हो MgCl, तुम पोटेशियम के बहुत सारे लवण बता सकते हो, मैग्नीशियम के बता सकते हो, बहुत सारे बता सकते हो। देखते हैं लवण, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं सॉल्ट यानी नमक।
यह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। ऊपर की लाइन में वापस आता हूं, तुम देख रहे हो NaOH यानी Na के साथ प्लस होता है, OH के पास माइनस होता है, तो इसका जो माइनस वाला आयन है वो चेंज हो रहा है। ध्यान दो, जैसे ये है पॉजिटिव, Na क्या होता है, धनात्मक, इसने अपने नेगेटिव वाले पार्टनर को बदल दिया। पहले यहाँ पे OH था, अब इसके साथ कौन है, Cl। तो यही परिभाषा ऊपर बताई जा रही है कि जो अपने एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के या अधिक धनायन से प्रस्थापित करने पर बनता है। तो इसने अपने नेगेटिव आयन यानी ऋणात्मक आयन वाले पार्टनर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, पहले Na के साथ OH था, अब Na के साथ Cl है। तो इस प्रकार से लवण बनता है। क्लियर कर देता हूं मैं ये। आगे देखते हैं। कुछ केलासी लवण हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले केलासन जल युक्त पदार्थ हैं कुछ। तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, फिटकरी, बोरैक्स, इप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिटकरी, फिटकरी के बारे में अगर मैं स्पेशली बताऊं आपको, तो तुमने देखा होगा कि केश कर्तनालय अर्थात सैलून में जब लोग दाढ़ियां बनवाते हैं या फिर घर पर भी लोग फिटकरी रखते हैं। तो फिटकरी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए मैं दाढ़ी बना रहा हूँ और मुझे कहीं कट गया, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। उस ब्लीडिंग को तुरंत रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, फिटकरी वहां पे रगड़ दूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे तुम देखते हो कि दूध का तुम खोआ बना लेते हो या फिर दूध में नींबू डाल के उसको फाड़ के वो पनीर बना लेते हो, सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ तुम्हारे ब्लड को, तुम्हारे खून को रोका जा रहा है, जमाया जा रहा है। ठीक, तो इसको जब एक जगह जमा दिया जाएगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसलिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और भी तुम जानते होगे कि बहुत सारे लोग नहाने के पहले जो उनका पानी है, अगर वो थोड़ा गंदा या मटमैला उनको लग रहा है, वो जानबूझ के उसमें फिटकरी डाल देंगे। तो क्या करेगा फिटकरी, फिटकरी जितनी भी अशुद्धि है उनको लेके बैठ जाएगा नीचे, तो पानी क्या हो गया, साफ हो गया। तो ये कुछ फिटकरी के उपयोग हैं। ऐसे बोरैक्स का, इप्सम सॉल्ट का, बेरियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट का, ऐसे बहुत सारी चीजों का हम यूज करते हैं। ये सभी उदाहरण किसके हैं, ये सब उदाहरण हैं केलासन जल युक्त जो लवण हैं उनके। जल शुद्धिकरण में फिटकरी का इस्तेमाल होता है। फिटकरी के स्कंदन, अभी जो मैंने बताया कि अशुद्धियों को लेके वो बैठ जाता है, जमा कर लेता है, उसी को लिए एक वैज्ञानिक शब्द है स्कंदन। तो फिटकरी के स्कंदन के गुणधर्म के कारण गंदे पानी की मिट्टी को एकत्रित कर लेती है और जिससे पानी स्वच्छ हो जाता है। रक्त की जांच के लिए नीले थोथे तथा बोर्डो मिश्रण का उपयोग फफूंदी नाशक के रूप में किया जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे इंसेक्ट हैं यानी कीड़े मकोड़े हैं जो और फफूंदी है, ये सब चीज़ें फसलों को खराब कर देती है। तो फसलों को इन फफूंद से और कीटना और बाकी के कीटाणुओं से बचाने के लिए हम एज अ कीटनाशक या एज अ फंगीसाइड, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूँ इंग्लिश का, तो फफूंदी को हम कहते हैं फंगस, और उसको मारने वाली दवा जो है उसको हम फंगीसाइड कहते हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए शब्द दिया है, फफूंदी नाशक के रूप में उपयोग करते हैं। ये देखिए आपको कुछ साबुन दिख रहे होंगे कुछ लाइजॉल और वैसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी जिससे हम बाथरूम साफ करते हैं या फिर किसी पृष्ठभाग को साफ करने के लिए, मान लीजिए मुझे टीवी को साफ करना है तो उसके ऊपर एक स्प्रे मार देते हैं हम। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। नहाने का साबुन रखा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं कपड़े धोने वाले साबुन की भी बात करूंगा। तो नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन और ये सभी चीज़ें, ये सब सरफेस पे काम करती हैं यानी पृष्ठ पर। तो अभी एक वीडियो में एक शब्द आया था पृष्ठ सक्रियता, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ सक्रिय हैं ये सभी के सभी। क्यों, क्योंकि ये उस पृष्ठ की गंदगी को अपने पास जमा कर लेते हैं। मुझे टीवी साफ करनी है, मैं एक कोलिन करके आता है, आप मार्केट में देख सकते हो, कोलिन मैंने स्प्रे कर दिया और एक टिश्यू पेपर या फिर एक पतला सा पेपर होता है उससे मैंने उसको साफ कर दिया। तो पृष्ठ पे जितनी भी गंदगी थी उसको उसने पकड़ लिया और हमारा पृष्ठ भाग साफ हो गया। तो ये सभी पृष्ठ पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पृष्ठ सक्रिय कहते हैं। देखिए, अपमार्जक, डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ सक्रिय पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन, तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी बहुत गाढ़ा नहीं होगा, मतलब एसिड की तरह नहीं होगा कि स्किन पे अगर थोड़ा सा गिर गया तो जल जाएगा, ऐसा नहीं। तुम देखते हो स्किन पे भी थोड़ा सा लगता है तो चल जाता है क्योंकि वो तनु है, डाइल्यूट है, कम गाढ़ा जिसे आप कहते हैं। ठीक,
तो तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है। मतलब अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए कि साबुन या डिटर्जेंट के अंदर क्या है, तो तुमको बताना है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो, तोड़ तोड़ कर विग्रह करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साबुन क्या है? साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। अभी मैंने तुमको बताया था कि लवण मैग्नीशियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि साबुन जो है वो उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यानी कार्बन से बने हुए, वसी यानी तेल समझ ले सकते हैं आप, वसा, तो कार्बनिक वसीय अम्ल है ये, के सोडियम या पोटेशियम लवण है, यानी सोडियम और पोटेशियम से बने हुए लवण है। मृदु साबुन का सूत्र एवं कठोर साबुन का सूत्र है साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, और ये ग्लिसरॉल मुक्त होता है, यानी अल्कोहल इसमें नहीं होता। तो ग्लिसरॉल, जब भी लास्ट में ऑल आ जाता है तो आप समझ जाइए, जब ऐसा प्रत्यय लगे तो आप समझ जाइए कि वो अल्कोहल है। जैसे मिथेनॉल, ठीक, प्रोपेनॉल, यहाँ कौन सा शब्द आया है? ग्लिसरॉल, तो अल्कोहल मुक्त होता है। मन में हमारे आता है कि सर दो प्रकार के साबुन होते हैं, एक नहाने वाले और एक कपड़ा धोने वाले, तो उन दोनों में अंतर क्या है? देखते हैं। साबुन जिसे हम सोप कहते हैं, जनरली नहाने वाले साबुन के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, और कपड़े धोने वाले साबुन के लिए हम उसे डिटर्जेंट कहते हैं, या जो पाउडर आता है उसे भी हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो देखिए, दोनों में अंतर बताया जा रहा है कि जो साबुन है ये नहाने के काम में आते हैं, जबकि डिटर्जेंट कपड़े धोने के काम में आते हैं। साबुन अच्छी प्रकार तेलों तथा वसीय पदार्थों से बनाए जाते हैं। वसाओं लिखा है, तुम समझ जाओ कि वसा यानी कि तेल और वसा मिक्स करके क्या बनता है? साबुन बनता है। और सस्ते तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं कौन से? डिटर्जेंट यानी कपड़ा धोने वाले, सस्ते तेलों और वसाओं से। और पहला मैंने क्या बताया कि साबुन अच्छे प्रकार के तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं। तो अच्छा यानी उच्च कोटि का कहाँ यूज होगा? साबुन में। और निम्न कोटि का कहाँ यूज होगा? डिटर्जेंट में। ये अंतर है। इन साबुनों को रंगीन व सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो पहले डिटर्जेंट में कोई ऐसे फ्लेवर या कोई सुगंध नहीं आती थी, लेकिन अब डिटर्जेंट में भी आने लगी है। विम बार है, इसमें नींबू की शक्ति है, और रिन में भी तुम देखोगे एक स्पेसिफिक स्मेल आएगा, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहाने का साबुन है उसमें ज़रूर आपको, आप देखोगे कि एक स्मेल आती है, एक सुगंध आती है, और जिससे उनकी बिक्री बढ़ जाती है। तो एक प्रकार का ये भी कार्य किया जाता है कि उसमें से अच्छी स्मेल आए, अच्छी महक आए, और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं उस चीज़ की तरफ। तो नहाने के साबुन में सुगंधित करने के लिए द्रव्य मिलाए जाते हैं, जबकि कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट बार है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। साबुन जो नहाने का साबुन है इसमें कोई पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते, लेकिन डिटर्जेंट में सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। जो नहाने का साबुन है वो हानिकारक क्षार नहीं मिलाए जाते उसमें, जबकि डिटर्जेंट में हानिकारक क्षार मिलाए जाते हैं। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत कपड़ा धोते हैं उनका हाथ देखो कैसे हो जाता है, कपड़ा धोने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एकदम स्किन सिकुड़ सी गई है, जबकि नहाने के साबुन से ऐसा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा प्रयोग करने पर, डिटर्जेंट को ज्यादा प्रयोग करने पर हाथ पे कुछ क्षारीय प्रभाव आते हैं, जबकि जो नहाने के साबुन है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कुछ उदाहरण हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। रोचक तथ्य देखिए, क्या कारण है कि नीला कॉपर सल्फेट गर्म करने के बाद सफेद रंग में बदल जाता है? कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग आपको पता होगा, नीला होता है, तो गर्म करने के बाद वो व्हाइट क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है उसमें स्थित केलासन जल के कारण। ये हमेशा याद रखिए वर्ड, केलासन जल के कारण कॉपर सल्फेट नीला होता है। परंतु जब इसे गर्म करते हैं तो इसका केलासन जल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे कॉपर सल्फेट नीला रंग भी समाप्त हो जाता है, और फिर वो सफेद हो जाता है, यानी रंग रहित हो जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये एक रोचक तथ्य था
ये भी आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट के अंदर एक केलासन जल है, जिसके वजह से वो नीला होता है। मैं उसे गर्म करूंगा तो केलासन जल उड़ जाएगा, जिसके वजह से वो सफेद हो जाएगा। बच्चों, आपने अरमान, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको बाद में मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बचपन में मुझे भी अभी भी मैंने एक जो घड़ी पहनी है, मैं आपको दिखाऊं। ये घड़ी को रात को अगर मैं देखूं तो इसकी जो कांटे हैं वो मुझे रात को दिखते हैं। अगर चारों तरफ अंधेरा होगा तो वो दिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं रेडियम वाली घड़ियों की बात कर रहा हूँ। ये जो पहला चित्र दिया हुआ है, मैक्सिमा की एक छोटी सी घड़ी है ब्लैक पट्टे वाली। ऐसी घड़ियां बचपन में लेते थे और ये रात को चमकती थी। हम कहते देखो जादू देखो, बट ये जादू नहीं है। विज्ञान की भाषा में हम इसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियम एक पदार्थ होता है, जैसे कि आप देख रहे होगे अपने राइट हैंड साइड में, तुमको कुछ प्याली दिखाई दे रही है, कप दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जिसमें से लाइट निकल रही है। तो ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश निकालते हैं। ठीक, तो यही है रेडियो धर्मी पदार्थ, और इसकी इस गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। कुछ प्राकृतिक समस्थानिक दिए हुए हैं और कुछ कृत्रिम समस्थानिक दिए हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको समस्थानिक पता होगा। जिन तत्वों का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण उनका जो भार होता है वो अलग हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। तो एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। जैसे यूरेनियम आप देख रहे हो 235, 238, और रेडियम आप देख रहे हो 226, 228, और ऐसे बहुत सारे तत्वों के नाम दिए हुए हैं। ये सभी रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं, और इन सभी को हम कहते हैं, क्रिप्टॉन है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है, इन सभी के समस्थानिकों के नाम दिए हुए हैं। तो ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। आते हैं इसी पे, खोज से संबंधित पहले आते हैं कि रेडियो सक्रियता कहाँ से शुरू हुई। इसमें मैडम क्यूरी हैं, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट हमारे पाठ्यपुस्तक के हिसाब से हम देखते हैं रेडियो सक्रिय किरणों का स्वरूप। आपको एक संदूक दिखाई दे रहा है, शीशे का गुटका दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है जिससे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा गया है। और तुम देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि बाद में 3 में डिवाइड हो जा रही है, और फिर अल्फा बीटा गामा लिखा है। मैं इसके बारे में तुमको समझाता हूँ क्या है ये। और आपको चित्र में एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, और आपको प्लस माइनस के 2 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को मैं स्पष्ट करता हूँ क्या है ये। रेडियो सक्रिय किरणों का स्वरूप, रुदरफोर्ड ने 1899, 2 दशक पहले, में रेडियम 2 भिन्न प्रकार की किरणें उत्सर्जित करता है ऐसा बताया, अल्फा और बीटा। फिर बिलार्ड ने तीसरी की बात बताई कि नहीं, गामा किरण भी होती है। तो अल्फा, बीटा और गामा, ये कुल 3 प्रकार की किरणें हैं। 2 विपरीत विद्युत आवेश वाली पट्टियों, यानी कि यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान दो। ये हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक। और मैं नीचे कर देता हूं। ये हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसमें एक हमने छोटा सा छेद किया है यहाँ पर बीच में, ताकि वहां से लाइट निकल सके। अच्छा, तो जब हमने इसे अंधेरे कमरे में रखा, हमने देखा कि एक ब्लू कलर की लाइन यहाँ से देखो पास हो रही है, और वह आगे चलकर 3 में विभक्त हो रही है। एक कुछ पीली कलर की है, एक कुछ हरी कलर की है, और एक कुछ लाल कलर की। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको और भी कुछ कलर दिखाई दे सकते हैं। आप देख रहे हो कि 2 प्लेट्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब हमें पता है, जो कि दुनिया का नियम है, कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी विपरीत जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है, ठीक। यानी कि ये क्या हो गई, नेगेटिव। बीटा क्या हो गई, नेगेटिव। और ये है नेगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को। तो यानी ये ग्रीन वाली लाइन कहाँ अट्रैक्ट हो रही है, टूवर्ड्स माइनस वाले प्लेट को। और जो सीधा चला जा रहा है लाल वाला लाइन, उसका कोई विचलन ही नहीं हो रहा है। अर्थात कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक, जो बुरा व्यक्ति होगा, ठीक। मान लीजिए कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, तो जो अच्छा व्यक्ति है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जहाँ एक यानी कि अच्छा व्यक्ति है वो बुरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जिसको दुनिया से कोई लेन देन ही नहीं है, वो सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ 3 प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं।
अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कहाँ जा रहा है? ऋण की तरफ, मतलब वो क्या है? धन। और जो धन की तरफ जा रहा है वो कौन होगा? ऋण। और जो कहीं नहीं मुड़ रहा है, सीधा निकल जा रहा है, वो कौन होगा? गामा किरण। तो आपको तीनों किरणों का जो आयन है वो पता चल गया कि एक पे कोई आवेश नहीं है, एक पे धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है। हमेशा याद रखिए कि माइनस प्लस की तरफ जाता है और प्लस माइनस की तरफ, और जो कहीं नहीं जाता वो अविचलित है। मैं हटा देता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। तो दो विद्युत आवेश वाली पट्टियों में से ये किरणें प्रवाहित करने पर अलग अलग हो जाती हैं। यह पद्धति रूदरफोर्ड ने 1902 में बताई। रूदरफोर्ड और विलार्ड ने विभिन्न रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए किरणों को विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने दिया। तो तुम कह सकते हो ये प्लस माइनस और ये प्लेट के बीच की जो जगह है ये सब विद्युतीय क्षेत्र की तरह है। उनके मार्ग में छाया चित्रण पट्टी रख दी, ये जो हम देख रहे हैं रेखा छिद्र वगैरह लिखा हुआ है ये। और तब उन्हें तीन प्रकार की किरणों विभाजित होती हुई दिखाई दी। एक किरण ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी सी विचलित हुई, जो तुम देख रहे हो नीचे की तरफ ग्रीन वाली। तो दूसरी किरण धन आवेशित पट्टी की तरफ गई, परंतु तीसरी किरण विद्युतीय क्षेत्र में बिल्कुल विचलित नहीं हुई और सीधे निकल गई। ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी विचलित होने वाली किरण को अल्फा किरण कहेंगे, और धनावेशित पट्टी की ओर जाने वाले को बीटा किरण कहेंगे, और जो कहीं नहीं जा रही बीच से सीधे निकल गई उसको हम क्या कहेंगे? गामा किरण। तो आपको मालूम पड़ गया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा ऋणात्मक होगी, अल्फा धनात्मक होगी, और गामा पर कोई आवेश नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये इनके गुणधर्म दिए हुए हैं, चार्ट आप देखिए। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा किरण पे धन आयन का चार्ज होगा यानी आवेश होगा, बीटा किरण माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेश होगा, और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होगा। ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है 4.0028 म्यू, और बीटा का दिया हुआ है 0.0000548 म्यू, और गामा किरण द्रव्यमान रहित है, इनका द्रव्यमान नहीं होगा। आवेश +2 क्योंकि दो बार प्लस था, और बीटा का हम माइनस एक ही बार था तो हम -1 लिखेंगे, और गामा का मैंने पहले ही बताया आपको कोई आवेश नहीं है। वेग की अगर हम तुलना करें तो प्रकाश के वेग का ये लगभग 1/5 से लेकर 1/20 गुना तक होती हैं, यानी कि प्रकाश से कम है ये, प्रकाश के वेग से कम वेग है इनका। प्रकाश के वेग अगर मैं बीटा किरणों की बात करूं तो 1.5 से 9/10 गुना होती हैं, लगभग 1 के आसपास जा सकती हैं ये। तो लगभग प्रकाश की किरण के समान हो सकती हैं ये। प्रकाश के वेग के बराबर गामा किरण भी है। विद्युत क्षेत्र में विचलन ये तो आपने देख ही लिया, कौन कहाँ जाएगा। अल्फा किरण जो है ऋणावेशित पट्टी की ओर जाएगी क्योंकि वो धनात्मक है, बीटा किरण धनावेशित पट्टी की ओर जाएगी क्योंकि वो ऋणात्मक है, गामा किरणें आकर्षित ही नहीं होती। भेदन शक्ति की बात करें हम तो 0.02 मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती हैं कौन? अल्फा किरणें। अल्फा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक 2 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती हैं। देखो 0.02 लिखा है, 100 का गुणा करोगे तो 2 आगे आ जाएगा। तो वही चीज है कि 100 गुना ज्यादा भेदन शक्ति है इनकी, और अल्फा किरणों से 10,000 गुना अधिक 15 सेंटीमीटर मोटाई के शीशे के पर्दे को भेद सकती है। यानी गामा किरण बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेज है, बहुत ही तीक्ष्ण है, ये इनकी भेदन क्षमता बहुत ही ज्यादा है। आयनीकरण की शक्ति अति उच्च अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में कम, और गामा किरणों में सबसे कम है। अगर लाइट प्रोड्यूस यानी कि प्रकाश के उत्सर्जन की बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक परिमाण में अल्फा किरणें उत्सर्जित करती हैं, बीटा किरणें कम, और गामा किरणें सबसे कम। तो ये इसका चार्ट था, ये आपको याद रखना है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग। हमारी गलतफहमी होती है कि ये रेडियो एक्टिव चीजें या इनका उपयोग सिर्फ बम बनाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। हम इसका उपयोग बहुत सारे पावर प्लांट के लिए करते हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा देने के लिए ऐसा करते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि उद्योग, औषधि, वनस्पति इत्यादि हर जगह यूज हो रहा है। मेडिसिन यानी कि मेडिकल फील्ड में तो आजकल बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है, और तुम जानते हो कि तुम्हारा एक्सरे वगैरह निकाला जाता है, सब इन्हीं चीजों से है। रेडियो सक्रिय पदार्थ व किरणों का दुष्परिणाम क्या है, देख सकते हैं हम। रेडियो सक्रिय किरणों के कारण मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचती है, यानी हमारा जो CNS है, हमारा जो ब्रेन है, ये उसका हिस्सा है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र।
शरीर के डीएनए पर किरणों के हमले से आनुवंशिक दोष निर्मित हो सकते हैं। यानी इनकी भेदन क्षमता अभी भी मैंने जब बात की, तो आप सोचो हमारा शरीर जो कोशिकाओं से निर्मित है, उन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक के अंदर डीएनए है, ये उसको भी चेंज कर सकती है और उससे हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती हैं। इसके कारण त्वचा को कैंसर हो सकता है, जिसे कर्क रोग कहते हैं। ल्यूकेमिया जैसे रोग हो सकते हैं, जो कि ब्लड डिजीज है। विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय प्रदूषक जो हैं, वो हवा के द्वारा शरीर में आएंगे और फिर शरीर पर नियंत्रण रखना कठिन है। रेडियो सक्रिय प्रदूषक समुद्र में डाले जाने पर मछलियों पर, या मैं कह सकता हूँ सारे जलचरों पर इसके दुष्परिणाम होंगे, और किसी न किसी खाद्य श्रृंखला के द्वारा वो हमारे भोजन में आएंगे और फिर हमें भी नुकसान करेंगे। घड़ी पर लगाए गए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कर्क रोग होने की संभावना है। तो रेडियम का हाथ से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। वनस्पति फल फूल अनाज गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से स्ट्रोशियम 90 नामक रेडियो सक्रिय समस्थानिक शरीर में प्रवेश करता है और अस्थियों का कैंसर ल्यूकेमिया जैसे रोग हमें करता है। तो ये सारे दुष्परिणाम थे। बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग हानि पहुंचाने के लिए किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी परिणाम हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और एक छोटा सा वीडियो ट्राई करता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। आपके मन में सबसे पहले क्या आता है जब आप वर्ड सुनते हैं? रेडिएशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर डर? तो हमें से बहुत लोगों ने इसके बारे में अपने स्कूल्स में या अपने आसपास सुना तो जरूर है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए बताते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें चलना होगा एटम्स की दुनिया में। एटम्स यानी कि कण, जिससे दुनिया की सारी चीज़ मिलकर बनी होती है। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गैलेक्सी हो या कोई भी चीज़ हो या इंसान हो, वो सभी एटम से ही मिलकर बने होते हैं। तो एटम या परमाणु या कण, ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम या परमाणु के नाभिक में यानी कि सेंटर में 2 चीज़ होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर जो चीज़ चक्कर लगाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर होता है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन का धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश एक एटम को आपस में जोड़ के रखता है और टूटने नहीं देता। किसी भी परमाणु या एटम को स्टेबल होने के लिए उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो किसी ऐसी स्थिति में जहां किसी परमाणु या एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में टूटते हैं और इससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहते हैं रेडिएशन। और ऐसे अस्थायी परमाणु को कहते हैं रेडियो आइसोटोप। जैसे कि यूरेनियम, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है और ये आपस में टूट के अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या स्टेबल होती है, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या स्टेबल नहीं होती, यानी कि अलग अलग होती है। तो ऐसे सारे तत्वों को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो आइसोटॉप्स। चलिए अब बात करते हैं कि रेडिएशन क्या वाकई खतरनाक है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेडिएशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पहला आयनिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयनिंग रेडिएशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो या घर में रखा माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, टीवी हो या एसी हो, वो किसी न किसी तरह की एनर्जी रिलीज करता है। तो इन सभी चीज़ों से निकलने वाली वेव्स, एनर्जी या रेडिएशन को हम कहते हैं नॉन आयनिंग रेडिएशन। यानी कि इससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो हमारे शरीर के लिए घातक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता, और इससे हमारा शरीर और आसपास का वातावरण सहन कर सकता है, और ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होता। तो बच्चों, ये थी कुछ चीज़ें हमारे उपयोगी पदार्थ पार्ट से। और अब मैं आप लोगों को एक पहले ज़रूरी बात बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। जब भी आप सोते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है अपने सर के पास मोबाइल रखते हैं। तो रात को सोते समय मोबाइल अपने से दूर रखिए, और जब मोबाइल की बैटरी 10% या उससे कम हो तो उसे ऑफलाइन मोड पे डाल दीजिए या अपने शरीर से काफ़ी दूर रखिए, क्योंकि ऐसे समय पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको प्रश्न पूछने हों वो पूछ सकते हैं।
अजीत कुमार, पूछिए प्रश्न। हेलो हाँ जी जी बोलिए। सर, रेडिएशन मतलब क्या होता है? रेडिएशन, जैसे सरल शब्दों में कहूँ तो हम कहते हैं ना कि अरे तुम्हारे अंदर से तो एक चमक निकल रही है, तुम बहुत ही आकर्षक हो, ऐसे कहकर हम सामने वाले की बड़ाई करते हैं या उसके रूप की हम चर्चा करते हैं। तो वैसे ही विज्ञान में भी आप देखोगे कि कुछ ऐसे पदार्थों को हमने देखा है जिनमें से किरणें उत्सर्जित होती हैं, यानी किरणें निकलती हैं, वो चीज चमकती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें उससे निकल रही हैं, जो एक प्रकार की लाइट निकल रही है, उसी लाइट को हम रेडिएशन कहते हैं। और अगर मैं इसको जोड़ूं सूर्य से, तो सूर्य जैसे दिन में तुम देखते हो कि सूर्य बहुत सारी किरणें निकाल रहा है, पृथ्वी पर धूप बढ़ रही है एक समय पर, तो वो जो किरणें आ रही हैं उनको भी हम रेडिएशन कहते हैं। अजीत, समझा ओके आपको? ओके। और किसी को प्रश्न पूछना हो? Four participants has raised hand. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साबुन तथा अपमार्जक क्या है? साबुन तथा अपमार्जक। साबुन, ये जो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, इसका मतलब है नहाने का साबुन, यानी डेली सोप जो हम जानते हैं, जैसे हम जो भी साबुन लक्स है या जो भी साबुन हम यूज करते हैं नहाने के लिए, उसके लिए शब्द साबुन यूज किया गया है वैज्ञानिक रूप से। और अपमार्जक शब्द का अर्थ है कि जो हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट या विम बार या सर्फ एक्सेल ये जो हम लेकर आते हैं, इसको हम अपमार्जक कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। जनरल भाषा में हम दोनों को साबुन ही कहते हैं। हम जाते हैं ये जब दुकान पे तो हम कह देते हैं साबुन दो, बोले कौन सा, हम बोलते रेन दे दो, ये दे दो। तो वहां पर इस चीज को आप एक भाषा के तौर पे यूज करते हो इस शब्द को, लेकिन जब आप विज्ञान में आते हो तो यहाँ पर साबुन का अर्थ नहाने का साबुन है और अपमार्जक का अर्थ कपड़ा धोने वाला साबुन है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, पूछिए। सर, हम जो शॉप है यानी कि साबुन हम नहाते हैं उसका जो झाग बनता है सर, और सर जो पेप्सी हिलाने के बाद उसका जो झाग बनता है सर, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें यानी नहाने के साबुन में तेल यूज किया गया है। ठीक, यस सर। तेल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और जब तुम पेप्सी की बात करते हो तो पेप्सी में सिर्फ पानी, लवण और सोडा, ये चीजें मिक्स की गई हैं। तो दोनों में डिफरेंस तुम ये कह सकते हो कि एक में तेल है एक में नहीं है। ठीक, झाग दोनों में यस। बने। जी हेलो हाँ, पूछिए बेटा। सर, हम लोग जो आपने बताया लवण, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, अम्ल और क्षारक को मिलाकर लवण बनता है? जी, आप ये बना भी सकते हो। और मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, जैसे ब्राइन वाटर कहा जाता है, नमक पानी के घोल आता है, उसको लोग लेते हैं और फिर उसको अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, तो पानी उसका धीरे धीरे उड़ता जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको केलासी लवण दिखाई देंगे, छोटे छोटे। या अगर आप कभी जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग मिठाइयों के लिए चीनी का सीड़ा बनाते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, पहले शुगर ले लेते हैं कढ़ाई में और फिर उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो भी आपको, शुगर तो खुद ही एक प्रकार का केलासी लवण है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अगर कोई विलेन है जिसके अंदर लवण है, अगर आप उसे गर्म करोगे तो लास्ट में सिर्फ उसके लवण बचेंगे और पानी उसका पूरा उड़ जाएगा। ठीक, यस सर। और सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। जी सर, जैसे कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं हाँ। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये लवण मतलब कैसे रहेंगे? लवण एक अलग ही टेस्ट होगा बेटा, जैसे हम नमक खाते हैं हमें कैसा टेस्ट आता है। हाँ सर, थोड़ा ठीक, खारा आता है। हाँ, तो वैसा टेस्ट आता है। नमकीन कह सकते हो क्योंकि लवण को हम इंग्लिश में सॉल्ट ही कहते हैं। तो यस सॉल्ट का जैसा टेस्ट होता है, जैसे देखो आप लोग उपवास में अलग नमक यूज करते हो, ठीक, फरहारी नमक यूज करते हैं, काला नमक यूज करते हैं, ये सादा वाला नमक यूज करते हैं हम। तो लगभग टेस्ट सबका तुम देखोगे तीक्ष्ण थोड़ा अलग ही होता है। तो कुछ वैसा टेस्ट होता है लवणों का। रॉक सॉल्ट से इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, और किसी को प्रश्न? सर, हाँ, आपने जो घड़ी का बताया जो रात में मतलब चमकता है, वो रेडियम, एक बार जी फिर से जी। रिपीट कीजिए। अच्छा, ठीक है।
ये वाला बेटा देखो, मैंने घड़ी दिखाई थी और साइड में कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो इन दोनों में मैंने ये हाँ कहा सर, था कि ये ये जो घड़ी है, इसके अंदर हमें एक चमक सी दिखती है रात को, अगर आजू बाजू यानी पूरी तरह से अंधेरा हो या आप किसी अंधेरे कमरे में खड़े हों दिन के समय, तो भी आपको इसमें से एक हरी कलर की लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। तो फायदा इसका ये है कि अंधेरे कमरे में भी आपको समय मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अंदर से लाइट निकल रही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रेडियम का उपयोग किया गया है, जो अंधेरा होने पर अपनी किरणों को उत्सर्जित कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, और जिसकी वजह से उसकी चमक दिखाई दे रही है। अब तुम बोलोगे दिन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिन में इससे 1000 करोड़ गुना ज्यादा लाइट कौन दे रहा है, या उससे भी ज्यादा लाइट कौन दे रहा है? सन, यानी सूर्य। तो ज्यादा लाइट के सामने कम लाइट तो नहीं दिखती, हाँ या ना? लेकिन जब अंधेरा होगा, बिल्कुल लाइट नहीं है, तो इसकी लाइट तब ज्यादा होती है। इसलिए सिर्फ अंधेरे में ही देखा जाता है। ठीक है, समझा बेटा आपको? और किसी को? तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैलाशी लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, कैलाश क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या हैं, और हमने रेडियो सक्रियता देखी, रेडियो सक्रियता के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हैं, ये सभी चीज़ें हमने देखी। आगे हम फिर मिलेंगे, और बच्चे पढ़ते रहो, और हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।